अब हमने क्या करा कि जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये कांच की बॉल है। इस कांच की बॉल को हमने साइड से ऐसे काट दिया। काटने के बाद ये इस तरीके का एक कर्व्ड हिस्सा कट कर बाहर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो कर्व्ड हिस्सा बाहर आया है, अब अगर इसमें जो उभरी हुई साइड है यानी कि जो बल्जिंग आउट सरफेस है, अगर उस पर पॉलिश कर देते हैं और इसको मिरर की तरह यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि कोई भी मेरे पास कांच का टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े में हमने क्या करा कि एक तरफ पॉलिश कर दी, तो जो दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है ना, मिरर की तरह वो काम करता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो कर्व वाली सरफेस, जो उभरी हुई सरफेस है, उस पर मैंने पॉलिश कर दी। तो जो ये गहरी वाली सरफेस है ये सामने दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर गहरी वाली सरफेस में पॉलिश कर देंगे तो उभरी वाली सरफेस जो है वो मिरर की तरह काम करेगी, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। उसके बाद कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं उसको। कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारी इधर उधर की लाइटें सबको लाकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि आप एक लाइट भी डालोगे ना, उसको भी चारों तरफ फैला देगा। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक मिरर ऐसा जो लाइट रेज को एक जगह लाकर इकट्ठा करे, और डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये होता है जो सारी तरफ लाइट रेज को फैला दे। डाइवर्ज मतलब फैलाना, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, दो तरीके के मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम ये समझते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे है। अगर मान लीजिए हम ऐसे देख रहे हैं किसी मिरर में, खुद को ऐसे देख रहे हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ये मिरर सामने से ऐसे गहरा है। गहरा मतलब केव के जैसा है। केव ही तो गहरी होती है, जैसे गुफा। केव मतलब गुफा, वो गहरी होती है। तो जो गहरी वाली साइड अगर मेरे को सामने दिखाई दे रही है तो फिर ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और अगर ऐसे उभरी हुई साइड सामने से दिखाई दे रही है तो फिर ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो दो तरीके के मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बाद हमने जिस कांच की बॉल में से मिरर के टुकड़े को काट कर बाहर निकाला, वो एक स्फीयर था, यानी कि एक बॉल के जैसा था। तो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, कुछ रेडियस होगा उसका। ठीक है, तो ये जो स्फीयर का सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सी। सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखवाने की जरूरत तो नहीं। सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल आर। कैपिटल आर इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया जाए तो ये बन जाता है एफ। स्मॉल एफ, स्मॉल एफ बोल देते हैं। स्मॉल एफ होती है फोकल लेंथ। ठीक, तो आप वही देख लीजिए। और जो ये पॉइंट होता है ना, इसको फोकल पॉइंट या सिर्फ फोकस ये बोल देते हैं। तो पहली रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी ऐसे। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। पहली चीज समझ में आ गई, बताइए, क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अगर, अच्छा एक चीज और देखिए, जब ये कॉनकेव मिरर है तो मुझे इसका फोकस निकालना है, तो इसको डॉट 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 ऐसे करके मैं पूरा का पूरा अगर स्फीयर कंप्लीट कर दूं तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, उसका जो आधा होता है वही फोकस होता है। तो इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। इसी तरह से जब मैं इस वाले को कंप्लीट करूंगा तो ऐसा स्फीयर बनेगा, यानी कि इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा और उसका आधा क्या होता है, फोकस होता है। समझिए? तो जिस तरफ कर्व होता है, कर्व जिस तरफ, गहरा वाला कर्व जिस तरफ होता है, फोकस उसी तरफ होता है। समझ गए? तो कॉन्वेक्स का फोकस इस तरफ होगा राइट साइड में, और कॉनकेव का फोकस इस तरफ होगा लेफ्ट साइड में। सभी को क्लियर है यहाँ तक? yes. ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, तो पहला रूल क्या है कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी। इसी तरीके से जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो चाहेगी फोकस तक जाना, लेकिन पीछे वाली सरफेस पॉलिश हो रखी है तो वो फोकस तक जा नहीं पाएगी। तो एक डॉटेड लाइन बना दिया कि वो चाहेगी फोकस तक जाना, क्योंकि रे ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस की तरफ जाना चाहेगी, लेकिन वो जा नहीं पाएगी, तो यहीं से मुड़ जाएगी, यहीं से मुड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर आ रही है, आ नहीं रही होती है एक्चुअल में तो यहाँ से टकरा कर ही फैल गई। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ दिस मिरर, ऐसा होता है। तो ये पहला रूल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल देखिएगा
दूसरा रूल क्या होता है? अच्छा, जो मिरर है, मिरर के सेंटर को हम पोल बोल देते हैं। कहीं कोई चीज़ ऐसी हो, देखो मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, क्या कहीं कोई बोलते हैं चीज़ सेंटर ऐसी, को? हाँ, सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं सर उसका अच्छा, इसका हाँ। पोल, पोल। तो अगर कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपको लग रहा हो कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो दोबारा पूछ लेना आराम से, ठीक है। इसमें साइंस में खास तौर पर अगर फिजिक्स की बात करें तो जो पक्के पक्के नंबर जिसमें आते हैं वो एक तो ये लाइट वाला चैप्टर हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। तो इनमें तो बस ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल अगर कर रखे हैं आपने तो वो श्योर शॉर्ट मार्क्स आपके हो जाएंगे। और उसके अलावा तो वो चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला बचता है, वो थियोरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ हो तो पूछ लेना। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड ये है। सर जो जब लास्ट टाइम मैं आया था तब आपने एक क्वेश्चन करवाया था ना, जिसमें 5 रूम्स बने हुए थे अलग अलग, हाँ, वो मेरे एग्जाम में एज इट इज आ गया था। वो सैम्पल पेपर का ही तो था क्वेश्चन, जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू करा है उसी का था। और आज भी मुझे किसी बच्चे का फ़ोन आया था, ध्यान नहीं आ रहा है, कि उनके में तो बिल्कुल वही फोटोकॉपी निकाल कर दे दिया, वो सीबीएसई का सैम्पल पेपर ही दे और दिया। सर वो एक मैग्नेट वाले भी दोनों सेम ही आए थे। सर इजी था सर वो क्वेश्चन। हाँ इजी था सर वो क्वेश्चन। हाँ, वो तो बता रहा है कि वो आया था। हाँ इजी है। हाँ, अरे तो बता रहा हूँ ना मैं आया था वो वो इजी और टफ तो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा मेरे पेपर में आया था। तो देखने में इजी टफ मतलब दिमाग में सोचे, दिमाग को बढ़ाया। नहीं नहीं, ऐसा होता है। ये देखने वाला ना कुछ होता है स्कूल में, क्लासेस में देखने वाला कुछ होता है। जैसे मान लो एक बच्चे को टीचर ने कुछ बोलना शुरू करा, अभी वो बच्चा बैठा हुआ है, तो आगे वाला जो बच्चा मुड़कर उसकी तरफ देखेगा, आगे वाले सारे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगेगा, वो ऐसे 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 सबको देखेगा, फिर कहेगा क्या बात है। अब जैसे मान लो 10 बच्चे आगे बैठे हैं, उन्होंने मुड़कर देखा, तो आगे देखो, तू आगे देख, आगे देख। अब उनमें से कोई एक जो है वो अड़ गया, मैं तो नहीं देख रहा आगे, मत देख, है ना। अब वो उस बात पर भी चिढ़ गया, तू बाहर मिल मेरे को, बस। अब इसी बात पर, देखने पर ही बाहर मिलने वाली बात हो गई। और बाहर मिलने का मतलब अब तू बता क्या कह रहा था, बस फिर लड़ना है। तो इन चीज़ों को छोड़ो भाई, ये चलता रहता है। ये देखिएगा, और हंसने का मतलब किसी को टीज करना तो नहीं होगा ना, नहीं सर। किसी को टीज करना है, चिढ़ा, हंसने का मतलब तो ये नहीं होता। मान लो किसी की डांट पड़ी हुई है, अब अगला बच्चा लेट आया, उसको पता ही नहीं कि इसकी डांट पड़ चुकी है, मेरे आने से पहले ही डांट पड़ चुकी है, ठीक है। अब मान लो उस बच्चे ने उसको देख के वैसे ही मुस्कुरा दिया, और भाई, है ना, अब मैं तुझे मैं बताऊँ, आप बस इसी बात पे, ये मेरे को देख के हंस रहा था, पता चला टीचर ने पकड़ लिया, क्या बात है, चिढ़ा रहा था जी मेरे को, उसको पता ही नहीं है कि भाई बात क्या है जी, मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। तो ये कारनामे चलते हैं स्कूल में। अच्छा, इसमें ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, तो साथ साथ ही लेकर चल रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का केस। अब आप ये देखिएगा कि एक चीज़ तो ये कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है तो क्या होगा। अच्छा, इधर है फोकस, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम काम यहाँ पर कर लो कि इधर है फोकस और इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बड़ा आसान होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो भाई वो रिफ्लेक्ट जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी और मिरर पर ऐसे टकराई, टकराते ही ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ये होता है। सेम काम यहाँ पर, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ऐसे, तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये दूसरा रूल हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तीसरा देखो, तीसरे वाले में कोई नई बात नहीं है, तीसरा बिल्कुल ऐसा है जैसा हमारा पहला वाला रूल था, ठीक। तो उसका थोड़ा सा उल्टा है, बस ये समझ लीजिए। कैसे कि पहले वाले रूल में ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। यहाँ उल्टा है, ये एफ है, ये सी है। अगर कोई रे ऑफ लाइट
फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए? तो पहला जैसे ही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराकर फिर वो फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है तो मिरर से टकराकर फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उसको उल्टा। ठीक, ऐसे ही कॉन्वेक्स का देख लो। ये पोल है, हाँ जी, इधर फोकस होगा और इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो फोकस तक पहुंचेगी तो नहीं, क्योंकि पिछला वाला पोर्शन बैक पोर्शन पॉलिश्ड है, तो ये मिरर से टकराकर क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है, ये तो 3 लॉज हो गए। अब इन 3 लॉज के बाद में एक सर चौथा तीसरा law दोबारा है। बता दें। आप ये देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अच्छा, है ना, पैरेलल हो जाएगी। वही काम यहाँ पर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस तक जा रही है तो फोकस तक पहुँच तो पाएगी नहीं, तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ उसने उसका जो डायरेक्शन है वो फोकस की तरफ है, लेकिन वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम यही चीज़, पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चौथा एक रूल है, वो बेहद आसान है। उसमें क्या होता है कि वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही है, ये बता दूँ ना, हाँ? फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर ही टकराती है सीधा आकर, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा आकर पोल पर टकराती है ऐसे, और फिर ये जिस एंगल पर टकरा रही है ना, उसको मान लो मैंने एंगल आई बोल दिया, तो ये किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी, उसको हमने एंगल आर बोल दिया, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जिस एंगल पर टकरा रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, ये चीज़ होती है। सेम ऐसा ही इसमें है कॉन्वेक्स में। इधर पोल है, एक रे ऑफ लाइट आई, पोल पर टकराई, एंगल आई बनाया उसने, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो एंगल आर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। सही है, क्या हो गया? हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये तो था रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास ये रूल्स होते हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। ये तो रे डायग्राम के रूल्स थे, 4 थे बस, ठीक। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के, तो ये जो रे डायग्राम्स के रूल्स हैं, इनको करने का क्या तरीका है भाई, चारों को बनाकर देखा, चारों को एक बार पढ़ दिया, पढ़ने के बाद ढंग से दिमाग में बिठा लिया, दिमाग में बिठाने के बाद में नोटबुक बंद करके एक बार खुद से बनाकर देखा, बनाकर देखने के बाद बोल बोल कर एक बार रिवाइज कर लिया उसको। कैसे? पहला रूल क्या था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी, ठीक है, पहला रूल ये था, ठीक। ये कॉन्केव के लिए था। कॉन्वेक्स में क्या था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इस तरह से मुड़ेगी एज इफ इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, कि वो फोकस से जैसे होकर आ रही हो। ये तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स का हो गया। दूसरा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की से होकर गुजरती है तो जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ठीक। ये दूसरा रूल हुआ। और जो कॉन्वेक्स का दूसरा रूल है उसमें ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती है तो पहुंच नहीं पाएगी वहाँ पर, वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी।
फिर तीसरे रूल पर आ जाओ। तीसरा रूल क्या था कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजरती है, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, अगर फोकस से होकर गुजरती है तो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर कॉन्वेक्स पर आ जाओ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को अप्रोच करती है, फोकस को अप्रोच करती है तो फोकस तक पहुंच तो पाएगी नहीं, कॉन्वेक्स के केस में टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। 3 रूल्स। उसके बाद चौथा रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पोल पर टकराएगी, चाहे फिर वो कॉनकेव हो चाहे फिर वो कॉन्वेक्स हो, जिस एंगल पर टकराई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करके वापस हो जाएगी। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। ठीक, इनको आपने रिवाइज करा, रिवाइज करने के बाद में फिर आप आएंगे इमेज फॉर्मेशन पर। इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव में 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स में 2 केसेस हैं। तो वो जब केसेस आप 6 केसेस करोगे, वो 6 केसेस करने के बाद में फिर ये 4 जो केसेस करें इनको फिर से रिवाइज करेंगे। तो क्या है कि जो जो चीज़ आप एक बार रिवाइज कर रहे हो उसके बाद आपने नया टॉपिक रिवाइज करा, फिर आपने तीसरा टॉपिक रिवाइज करा, तो फिर पहला दूसरा तीसरा दोबारा से करोगे रिवाइज। फिर चौथा टॉपिक रिवाइज करा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा तब करोगे रिवाइज। तो ये जो है थोड़ा सा बोरियत भरा जरूर लगेगा कि अरे आता तो है, मैंने कर तो लिया, लेकिन पक्का चैप्टर तभी होगा। नहीं तो क्या होगा, जो हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है वही आपके साथ भी होगी। वो ये होगा कि सर मैं वो नया तो करता जाता हूँ तब तो समझता आता है, वो पुराने वाला सारा मैं भूलता जाता हूँ। तो नए को करते जाना है और पुराने को पकड़ के रखना है। तो पुराने को पकड़ के तभी रखा जाएगा जब आप नया करने के साथ साथ फिर से एक बार दूसरा टॉपिक करते ही पहला और दूसरा फिर साथ में करना है। और वो साथ में ऐसा करना है कि नोटबुक बंद कर दी, नोटबुक बंद करके खुद को समझाना है, खुद को समझाना है, और जहाँ अटको दोबारा से एक बार देखा, अच्छा हाँ ठीक है ऐसे था। तो कोशिश करनी है उसको होल्ड करके रखने की, दिमाग में स्टोर करके रखने की। आप देखना आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो कभी भी ये मत करना कि आप आगे 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 वाले टॉपिक्स करते जा रहे हो और पीछे वाला छोड़ते जा रहे हो, सब निकल जाएगा दिमाग से। मैं अगला देखता हूँ इमेज फॉर्मेशन वाला। और आपका कोई भी दोस्त आपसे ये कहता है कि कोई भी चीज़ मैंने एक बार कर ली तो बस फिर मैं भूलता ही नहीं हूँ, मुझे रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो समझ लेना झूठा है वो 1 नंबर में। ठीक है ना, ऐसे मिसगाइड करने वाले बहुत मिलते हैं। अभी जो ये 1 महीना है ऐसे मिसगाइड करने वालों से सावधान रहना। ठीक है, अपना जो आपका स्टाइल है उसको बदलने की कोशिश मत करना, उसी स्टाइल से पढ़ना। देखो भाई, अब है rules for image formation। बाई कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है ये समझना। पहली चीज, ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे मिरर से दूर जाता जाएगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर से दूर जाता जाएगा, तो इमेज धीरे 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 मिरर के पास आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज जो है वो धीरे धीरे पास आती जाएगी। ठीक, एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरा, हम इसके जो 6 केसेस हैं वो 6 केसेस किस तरह से करते हैं वो देखना। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इधर हो गया पोल, इधर हो गया फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 6 केसेस कैसे लेते हैं हम? ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इंसान है तो समझ लीजिए उसका हेड है और ये उसके फुट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को पहले रखा पोल और फोकस के बीच में, पहला केस। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को रखा एग्जैक्टली फोकस पर। दूसरा केस। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। 3 केस। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। 4 केस। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 5 केस हो गए। और छठा केस आता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पर। समझ गए? तो ये 6 केसेस इस तरीके से आप याद करेंगे कि ऑब्जेक्ट धीरे 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 क्या हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है। तो पहला केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ठीक है, इसमें देखिएगा
इधर पोल है, इधर फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या बोलते हैं, ए बी। ऑब्जेक्ट के हेड को बोलेंगे ए और फुट को बोलेंगे बी, ए बी। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट, वो जो हमने रे डायग्राम्स के जो इमेज जो रूल्स करे हैं उसका पहला रूल कि एक रे ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो मिरर से टकराकर क्या हो जाएगा, उसका फोकस से गुजरेगी। ये मिरर से टकराई और फोकस से गुजर गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी, पहला। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट हम कुछ इस तरीके की बनाएंगे कि हमारे पास चार ही तो हैं, जो रे डायग्राम बनाने के हमारे पास चार ही तो रूल थे। तो एक रूल मैंने यूज़ कर लिया कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजर गई। दूसरा मेरे पास था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस लौट आती है, ठीक है। तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसके पीछे है, आगे तो है नहीं। तो क्या करेंगे, स्केल लेकर उसको कुछ इस तरह से अलाइन करेंगे कि वो जो स्केल है, जैसे अगर किसी के पास स्केल रखा हुआ हो तो स्केल को ऐसे रखना है कि स्केल जो है वो इसके हेड से गुजरते हुए और सी से टच होते हुए ऐसे जाए, मतलब हेड से टच हो और सी से टच हो, ठीक। तो अलाइन कर देना है स्केल को ऐसे, और फिर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। आपको ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई ऐसे चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर कोई लाइन गुजरती है या उसकी तरफ अलाइन भी करती है तो भाई उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, कहीं पर भी वो रे ऑफ लाइट मुड़ती मुड़ाती नहीं है, जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये यहाँ पर टकराकर ऐसे वापस आ गई, ये यहाँ पर टकराकर ऐसे वापस आ गई। ये जो रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है, ये कहीं मिलेंगी नहीं। हाँ, अगर इनको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये मिल जाएंगी। तो जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती है ना, इमेज वहीं बनती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, और इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, कर दिया। अब जहां पर ये दोनों मिल गए, यहीं पर हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। उसके बाद देखिएगा जो इमेज बनती है, तो इमेज ना दो तरीके की बनती है। एक इमेज तो ऐसी है सीधी इमेज, उसको हम बोलते हैं, सीधी इमेज जो होती है वो हमेशा नकली इमेज होती है, उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है एक तो, और दूसरी इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज की एक जो प्रॉपर्टी है वो ये भी होती है कि एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो हम अपनी मोबाइल फ़ोन में फोटोग्राफ देखते हैं, या दीवार पर कोई पेंटिंग लगी हुई है हम उसको देखते हैं, या दीवार पर किसी की फ़ोटो लगी हुई है उसको देखते हैं, तो वो सारी इमेजेस जो हैं उनको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा चुका है, ठीक है। वो सारी इमेजेस जो हैं वो रियल इमेजेस हैं। सवाल ये उठता है कि अच्छा, तो फिर तो मैं तो भगवान की फ़ोटो ऐसे देखता हूँ तो मुझे तो भगवान उल्टे नज़र आने चाहिए, ठीक है। वो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बनती उल्टी ही है, ठीक है। रियल इमेज रेटिना पर जो बनेगी वो बनती उल्टी ही है, लेकिन क्या है कि हमारा माइंड उसको सीधा करके पढ़ता है। बचपन में ऐसा धीरे धीरे करके माइंड ऐसा डेवलप हो जाता है कि हम उल्टी इमेज को सीधा देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इमेज है, जो रियल इमेज है, वो हमारे रेटिना पर उल्टी ही बनती है, लेकिन हमारा माइंड उसको सीधा करके समझना शुरू कर देता है। बचपन से हमारे दिमाग को ये आदत पड़ जाती है। और फिर असल में अगर कोई उल्टा खड़ा हुआ है, ठीक, तो उसकी सीधी इमेज बनती है हमारे रेटिना पर। अगर किसी को किसी ने उल्टा लटका रखा है ऐसे, तो उसकी सीधी इमेज बनेगी हमारे रेटिना पर, लेकिन माइंड उसको उल्टा करता है। तो माइंड तो ये देखेगा नहीं ना कि सर कहाँ है और पैर कहाँ है, वो तो ये देखेगा भाई ऐसा है तो मुझे तो पलट देना है इसको बस, ठीक। तो हमेशा से ऐसा ही होता है। अच्छा, तो ये जो सीधी इमेज बन रही है इसको मैं बोलता हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इमेज को लर्न करने के 3 अल्फ़ाबेट्स याद रखना, PNS, ठीक। P फॉर पोजीशन, N फॉर नेचर, S फॉर साइज, PNS, ये याद रखना है आपको। तो इमेज विल बी, यहाँ लिखेंगे हम, इमेज विल बी, ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन हमने बता दी ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, P और F के बीच में। इमेज विल बी
सबसे पहले पोजीशन, इमेज विल बी कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया P, ये क्या होगी इसकी पोजीशन। दूसरा N फॉर नेचर, तो नेचर क्या होगा, दिखाई दे रहा है सीधी Virtual नेचर, erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या हो गया उसका नेचर। तीसरा S इज फॉर साइज, तो साइज दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा सा है और इमेज बड़ी बन रही है, तो एनलार्ज्ड। सर इसके अंदर सर फोर्थ रूल यूज नहीं कर सकते थे? क्या बोल रहे हो? फोर्थ रूल कि पोल से जाके वापस सेम आ जाती है। हाँ करा जा सकता था। तो ये इसका साइज हो गया, पोजीशन, नेचर, साइज, क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब आप में से कोई भी बच्चा अगर मतलब बैच बी में भी अगर कोई बच्चा आता हो, तो आप लोग तो याद रखिए कि इसमें तो मैं पूरा नाइट करवा रहा हूँ, कायदे से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? शुरुआत कर दी है। और जो बच्चे मैथ्स करते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज से ही वहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल शुरुआत से रिवाइज करवाना शुरू करवाऊंगा, और उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, तो बोर्ड वाले ही क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे। और मैं आपको जो वो क्वेश्चंस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस को लिख लेना एक जगह कि उनमें से कोई ना कोई उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर। तो मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा वहाँ पर कि इतने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, हम क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, जो भी हम करेंगे वो टाइप्स करेंगे क्वेश्चंस की, उसके जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर मैं वहाँ पर करवा रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर उस टाइम आना चाहे तो उस टाइम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है? अब देख लीजिए, ये इमेज हो गई, पोजीशन, नेचर, साइज, ये हो गया ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। उसके बाद स्टार्टिंग से करूँगा। रेशोज अगर करना है तो बताओ, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करूँगा। रेशो में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम है नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसमें वही है साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H। अगर लगता है तो रेशो कर लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी आइडेंटिटीज कराने की है, क्योंकि आज क्या तारीख है, 18th है। और मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इतना समझ रहा हूँ कि जो अभी आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे लगता है शायद 10-12 मैक्सिमम 10 या 12 फरवरी तक आप लोग आएंगे। उसके बाद बच्चा फिर निकलता नहीं है घर से, फिर बच्चा घर पर बैठकर अपनी तैयारी करता है। मेरा जो टाइम स्लॉट है, मैं टाइम स्लॉट 2 आपको अलॉट करके रखूँगा, उसमें अगर एक बच्चा भी आएगा तो उस एक बच्चे के भी डाउट्स में लेता रहूँगा, ठीक है? तो ये जो हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने में जो टफ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ का लाइट है, और लाइट जरूर करना है रिवाइज, एक बार ढंग से करना है, ठीक? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, मैंने कल वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करवाना शुरू करवाया था बैच बी में, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी के टफर या टफेस्ट क्वेश्चंस भी जो आपके दिमाग में आते हो वो लेकर आना, उनको रिवाइज करेंगे। तो ये देख लीजिएगा जो आसान चैप्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, इसको पढ़ो खुद से, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपसे गलती हो। और ये जो चैप्टर है ना लाइट वाला, ये चैप्टर ऐसा है कि सब बच्चे प्रिपेयर करके जाएंगे, हाँ लाइट तो मैंने कर रखा है, करके भी आएंगे, उसके बावजूद भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बार बार भूल जाते हैं, साइन कन्वेंशन में गलती हो जाती है, ठीक है ना? पता चला था तो मिरर लगा दिया, लेंस फार्मूला होता है ना भाई, यहाँ पर मिरर फार्मूला में 1/v + 1/u = 1/f, यार प्लस माइनस की तो गलती थी, दे देता ना नंबर मेरे को, ठीक है? वो नहीं देंगे भाई, वो नहीं देंगे। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो है ना, इस पे या तो बॉल बाउंड्री के पार है और या तो सीधा आउट हो जाओगे। सर अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है और इसके अंदर हाँ। हमने लास्ट मतलब सिर्फ साइन जैसे मान लीजिए इसमें पता है आपसे, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ है, अब जैसे मैं एक बच्चे का कल मैं शीट चेक कर रहा था, तो उसमें हमने ये देखा कि एक क्वेश्चन आपको दिया था कि 2 पॉइंट्स हैं A और B, और उन 2 पॉइंट्स में देखिएगा ये इस तरीके से था कि एक पॉइंट ये है, मान लो इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,4, और एक पॉइंट इधर है B, इधर B है, मान लीजिए ये हमको दे रखा है 5,6, और ये कहा था कि 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो इस पूरे लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने बोला P, Q, R और S, ये हो गया। तो ऐसे में
शुरुआत करी कि भाई हमको P, Q, R और S इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब उस बच्चे ने क्या करा कि उसने यहाँ पर ये जो Q है, इस Q को ये कह दिया कि क्लियरली Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। भाई मिड पॉइंट कहाँ से है? आप ये देखें कि अगर मैं A से Q तक जा रहा हूँ तो A से Q तक मैंने कितने डिवीजन हो गए? 2 डिवीजन हो गए, इक्वल डिवीजन। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। और ऐसे ही Q से B तक कितने डिवीजन हो गए? 1, 2, 3। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा कि उसने मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर, मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। 2 + 5/2 हो गया 3.5। 4 + 6/2 हो गया 5 आ गया। अब उसके हिसाब से फिर उसने कहा कि ये Q आ गया है। अब उस Q के कोऑर्डिनेट्स को लेकर फिर उसके बाद उसने R का निकाल लिया, फिर S का निकाल लिया। तो वो अगर 4 अलग अलग पार्ट्स भी है ना, तो पहला पार्ट ही सारे पार्ट्स को ले डूबा। वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर पहले पार्ट में आपसे पूछेंगे कि भाई इसका फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ आपने निकाल दिया मिरर में लेंस फार्मूला लगाकर, ठीक है, फोकल लेंथ गलत। उसके बाद आपसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल, ठीक। जब फोकल लेंथ गलत तो अगला पार्ट भी गलत। फिर उसके बाद पूछेंगे कि भाई पावर बताओ इसकी। जब पावर पूछेंगे तो पावर भी फोकल लेंथ से निकलता है, ठीक है, 1/p, ठीक, तो वो भी गलत। तो एक एक चीज आपको ध्यान देनी है। सर जैसे हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, बस लास्ट का जो आंसर है ना, तो उसके अंदर माइनस का प्लस हो, ऊपर साइन कन्वेंशन सही है, नीचे सब कुछ सही फिर करा है, copy लेकिन करें। लास्ट में गलत कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके का है जो कॉपी चेक कर रहा है। जनरली जो टीचर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जो चेक करने बैठेंगे वो जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर तो बोर हो चुके होते हैं, वो पक चुके होते हैं कि मुझे कॉपी नहीं चेक करनी, ठीक है। और जो फ्रेशर टीचर हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो जो कॉपी चेक करते हैं ना, आजकल जो माहौल चल रहा है, वो कान में ना ईयरफोन लगाकर और गाने सुन सुन कर कॉपी चेक करते हैं। तो अब दिमाग तो सारा का सारा गाने में है, इधर की खुली रखी है और इधर आंसर शीट है, तो वो ठक 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 आंसर मैच करा, ठक 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 ऐसे चेक करते चले जाएंगे। तो 90% जो टीचर्स हैं वो आंसर देखेंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। हालांकि कॉपियाँ 3-3 बार होती है चेक, ठीक, लेकिन उसमें जो चेकिंग होती है ना, तो पहला बंदा तो इवेल्युएट करता है प्रॉपरली, और जो दूसरे बंदे हैं वो सिर्फ टोटलिंग ही देखते हैं, और टोटलिंग में भी कैलकुलेटर में डाल के चले जाते हैं उन वैल्यूज़ को। तो बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इस तरीके के हैं कि स्टेप मार्किंग होने के बावजूद भी आप स्टेप मार्किंग को लेकर मत चलो कि सारे स्टेप्स के मुझे नंबर मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि पूरा दिमाग और आँख खोलकर एकदम कायदे से करना है, और एक बच्चा भी ये गलती ना करे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में उसको रिवाइज ना करे। आपको रिवाइज क्या करना है, एक बात तो बताओ, साइंस का पेपर है, तो साइंस के पेपर में आपको न्यूमेरिकल से तो रिवाइज करने हैं। कितने न्यूमेरिकल आ जाएंगे पूरे पेपर में? एक लाइट का, एक इलेक्ट्रिसिटी का, और बता दो और कौन सा न्यूमेरिकल है? केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है? कहीं कोई न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। और क्या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ जाएगी, बस, ठीक। आप मान लो चलो फिर भी 4 आ गए जो न्यूमेरिकल, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में से भी एक न्यूमेरिकल आ गया, तो मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई वाला, वो भी एक न्यूमेरिकल आ गया। आपने मान लिया 4 या 5 न्यूमेरिकल आ गए, भाई उन्हें तो कर लो रिवाइज। जो थ्योरी है, थ्योरी में तो आपने सही लिखा ही होगा, उसमें तो रिवाइज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों करते हैं बच्चे मैथ्स की? वो इसीलिए करते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, आपको कोशिश करनी है कि पेपर निपटाना ही 2.5 घंटे में। वो जब तक 2.5 घंटे वाली बात नहीं आ पाएगी तब तक आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और आप यकीन मानना, कोई एक पेपर ऐसा करना जिसमें आप रिवाइज करना। अभी तक प्री बोर्ड करें आपने रिवाइज? जब आप पूरा कर लेते हैं तो रिवाइज करा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ की आदत डालो। अगर 15 मिनट भी बचा सकते हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट बचा लिए, 15 मिनट में कर लेना रिवाइज, और आप देखना आप कम से कम 3 या 4 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर लोगे रिवाइज करने में, क्योंकि कुछ ना कुछ हर किसी से गलती होती है। मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अगर मैं 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक बैच में, एक क्वेश्चन मुझसे भी गलत होता है। आप बैठे हैं, आप कहते थे नहीं सर प्लस नहीं माइनस है। अगर आप ना बैठे और मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं तो गलती करता चला जाऊँगा ना। तो एग्ज़ाम में आपको कोई टोकता नहीं है, तो वहाँ पर जो रिवाइज़ करना है वो आपको खुद ही करना है। तो 15 मिनट एटलीस्ट जरूर बचा कर रखना रिवीजन के नाम। तो मानना ही ये है कि भाई मेरे पास 3.25 घंटे 3 घंटे है ही, तो तभी मतलब 90 अबव का सोच सकते हो, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ये हुआ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अगला देखते हैं। रफ शीट तो मिलते होगे ना दोनों के लिए, साइंस और मैथ्स के लिए दोनों के लिए मिलते होगे रफ शीट? रफ शीट कहीं नहीं मिलती आपको। 40 शीट की एक बुकलेट मिलेगी बस, एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी, 40 पेजेस की बुकलेट होगी। 40 कैसे होंगे? 1 2 3 4 मतलब 20 पेज होंगे कुल मिलाकर। ये होता है। तो रफ तो वर्क का करेंगे साइड में लाइन खींच कर
साइड में लाइन ड्रॉ करो, साइड में लाइन ड्रॉ करो और रफ लिखो उस पर। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको शुरुआत के 10 मिनट मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़े पढ़ाए हैं, फटाफट पढ़ लिया उसमें कि भाई ब्लू पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। और आपने रफ के लिए मैथ्स में तो ज़रूरत पड़ेगी रफ वर्क की, ठीक है, साइंस में तो ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। साइंस में मैं वही बोल रहा हूँ 3 या 4 ही तो न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा रफ वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स में भी ज़्यादा ज़रूरत आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री वो भी सामने ही सॉल्व करनी है, सरफेस एरिया में पड़ जाएगी ज़रूरत, पॉलिनोमियल भी सामने ही सॉल्व करना है। तो रफ वर्क की जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं साइड में लाइन खींच, बस टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। वो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा पूरे क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर में अगर मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं उसके 1/3 करके, और फिर ये देखो कि वो आप 50 मिनट में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो भाई करो, दोबारा प्रैक्टिस करो। देखिए ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रख दिया जाए तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा छुट्टी कौन से पेपर में मिली है? सर कंप्यूटर सोशल आईटी आईटी में। सोशल साइंस में कितनी मिली है? 2 दिन 11-12 दिन का सर, क्योंकि हम लोग का आईटी है। सो जिनका आईटी नहीं है उनको 11-12 दिन की एसएसटी मिली है, और जिनका आईटी है उन्हें 8 डेज मिला है। जिनका है भी आईटी तो आईटी कोई बहुत टफ तो नहीं। सब्जेक्ट नहीं है, तो सोशल साइंस में तो ठीक ठाक है आपके लास्ट पेपर। सर लेकिन पीछा पूरी भी पड़ गई है। हाँ हाँ, आईटी के पेपर में जो 8 दिन की छुट्टी है उसके बीच में हो रही है। नहीं तो वो तो कंट्रोल तो करना 8 पड़ेगा दिन ना। है आईटी की। वो तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको। लाइफ में कहीं भी आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करना है, कहीं भी करना है, भाई 10th का तो नंबर आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, तो वो तो कंट्रोल करना है। सोच लेना भाई मेरे लिए कोरोना है, मैं नहीं कर ही नहीं सकता घर के बाहर, ये सोच लेना, और क्या, अगले साल खेल लेना होगी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हो, ए बी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये रे ऑफ लाइट फिर वही फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, और तो दूसरी रे ऑफ लाइट है फिर से स्केल को रखकर ऐसे अलाइन करेंगे, तो अगर इसको प्रॉपरली आप स्केल से बनाएं, प्रॉपरली अगर आप स्केल से बनाएंगे तो आप देखेंगे दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, इधर भी पैरेलल उधर भी। यहाँ तो थोड़ी टेढ़ी सी हो गई, लेकिन ये अगर स्केल से हम बनाएंगे ना, स्केल से बनाना भी बेहद आसान है। ये लाइन तो थोड़ी सी कर्व बना देना, और उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 या 3 सेंटीमीटर ले लेना स्केल से अपने आप ही, 2 या 3 सेंटीमीटर, तो अगला भी 2 या 3 ले लेना, फिर गलती होगी ही नहीं। फिर आप स्केल से बनाना, बिल्कुल सही बनेगा डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पर ये पैरेलल जा रही है रेज ऑफ लाइट, यहाँ लिख दो इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको इधर खींचो या उधर खींचो, कहीं भी खींचो, वो रेज ऑफ लाइट कहीं मिलेगी ही नहीं। और जब रेज ऑफ लाइट कहीं मिलेगी ही नहीं तो हम कहेंगे कि दूर कहीं जाकर मिल रही है, यानी कि कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पर मिल रही है। तो इमेज विल बी, इस केस में इमेज विल बी, सबसे पहले क्या बताते हैं, P यानी कि पोजीशन। पोजीशन क्या है, कहाँ पर मिल रही है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। उसके बाद नेचर, नेचर कैसा होगा, जो भी इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, याद रखना, कॉनकेव के केस में, मिरर या मिरर के केस में, सीधा समझिए, मिरर के केस में जो भी इमेज लेफ्ट साइड में बनती है सब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो क्या बनेगी, उसके बाद साइज, जो भी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड। तरीके से ये दोनों रेस तो पैरेलल है, फिर ऐसे ऐसे हो सकती है इमेज फॉर्म भी हो रही है। हम ये मान लेते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं दूर जाकर बन रही हैं, ठीक है ना, और वो कहीं दूर जाकर मिल रही हैं, ये मान लेते हैं। वैसे तो मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रेज ऑफ लाइट कभी मिलती नहीं है, तो बस बोल दिया जाता है कि ये कहीं जाकर दूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लॉज हैं अभी तक हमने ये देखे, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ एंड ऑब्जेक्ट एट एफ। इसके आगे के लॉज आपको बताता हूँ, और
इसकी ये वाला जो चैप्टर है इसमें जितना जितना कराता जा रहा हूँ उतना उतना मेरे साथ करते जाना। इसमें जो मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, अब मैं क्वेश्चन लखबीर सिंह के एनसीईआरटी के नहीं कराऊंगा, सारे बोर्ड वाले कराऊंगा क्वेश्चन आपको इसमें, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, मिरर वाला करेंगे पहले, फिर लेंस वाला, उसमें रिफ्लेक्टिव लेंस वाला, वो सारा प्रॉपरली हम करेंगे, ठीक है। और मैथ्स में जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी हो तो भाई वो शाम वाले बैच में आ सकता है, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, जैसा ठीक लगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसके बाद फिर रिवाइज नहीं होगा, एक ही महीना है आपके पास, उसके बाद फिर ना तो ये रिवाइज होना है ना वो होना है, ठीक है। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके। ट्रायंगल्स को करवाओगे आप? ट्रायंगल्स ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्राइंगल्स इस वाले बैच में करा देते हैं, हाँ करवाओ। हाँ सर, इसके बारे में बताइए। ट्राइंगल्स इस वाले बैच में रिवाइज करते हैं, थैंक यू सर। चलिए ओके। तो आपने ये चेक करें। हाँ कल दे दूँगा, आएंगे ना कल तो, हाँ कल दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।